गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। मैं रमेश चंद नेगी, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बांदली ढाढस, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, आज का हमारा इस सत्र का विषय रहेगा महासागरों तथा महाद्वीपों का वितरण। ये 10+1 क्लास के भूगोल विषय के विद्यार्थियों के लिए है। इससे पहले भी आपने 3 अध्याय पढ़े हैं और उन अध्यायों में प्रथम अध्याय में आपने भूगोल क्या है उसके बारे में जाना। भूगोल में हम पृथ्वी तल के ऊपर, जल, स्थल, वायु, इनका अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि पृथ्वी के बारे में जानना। तो दूसरे अध्याय में आपने पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को पढ़ा, जाना, सीखा, समझा। और तीसरे अध्याय में आपने पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित जानकारी हासिल की। पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार का बना हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न भूकंप, ज्वालामुखी, इन सभी के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी हासिल की। प्यारे बच्चों, भूगोल एक बहुत रोचक विषय है और इस विषय को आप रटकर नहीं समझ सकते। इस विषय को आपको समझना है और ये बहुत व्यवहारिक विषय है। इस विषय को आप जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, व्यवहारिक रूप में ख़ास तौर से भौतिक भूगोल को आप अपने चारों ओर ही पाएंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा विषय है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, आज का हमारा ये टॉपिक है, चौथा लेसन। और इस लेसन का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में तर्क। इससे पहले अध्याय में आपने या इसी लेसन का जो स्टार्ट में जो आपने पढ़ा, महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के साथ ही इनके वितरण की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी आपने पढ़ा, सुना, समझा। और इसी कड़ी में पृथ्वी इस मानचित्र में आप देख रहे हैं, ये पूरे विश्व का मानचित्र है। महाद्वीप और महासागरों को व्यक्त करने वाला मानचित्र है। आपने पृथ्वी तल पर महाद्वीप और महासागर के वितरण की विशेषताओं में पढ़ा कि पृथ्वी तल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है और 29% भाग शुष्क स्थल के रूप में है। और 29% शुष्क स्थल के रूप में जो ये भाग है, ये विभिन्न महाद्वीपों के रूप में जो जल से बाहर निकले हुए हैं, बहुत विशाल आकृति में हैं, स्थलखंड हैं, ठोस चट्टानों से बने हैं, इनके ऊपर वनस्पति, जीव जंतुओं का वास है, उत्पन्न हुए हैं। तो ये जो महाद्वीप हैं, जिस स्थिति में ये आज हैं, ये महाद्वीप क्या पृथ्वी की उत्पत्ति से ही इसी प्रकार की स्थिति में हैं? जब हम धरातल की बनावट के इतिहास पर नज़र डालते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि महाद्वीप और महासागरों का जो वितरण आज दिख रहा है, ये सदैव एक जैसा नहीं रहा है। लाखों वर्षों तक तो महाद्वीपों के अधिकांश भाग पर ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका की भांति
बर्फ़ से ये ढके रहे हैं और बर्फ़ की मोटी चादरें हजारों वर्षों पहले पिघलने के बाद उनका जल जो गर्त थे उनमें भरता रहा और वो गर्त धीरे धीरे महासागरों के रूप में बदल गए और इस प्रकार से जो ऊंचे उठे हुए खंड रह गए वो स्थल भाग बन गए और जो पानी में डूब गया क्षेत्र है और विस्तृत आकार में है वो महासागर बन गए और महाद्वीप और महासागर इनकी जो वर्तमान स्थिति है इस स्थिति तक पहुँचे जब समुद्री तल नीचा था तो उत्तरी अमेरिका और ये एशिया महाद्वीप भी परस्पर सेतुओं से जुड़ा हुआ था। बेरिंग जल संधि इसका आज भी एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाला एक स्थल सेतु है। तो ये जो महाद्वीप है महासागर हैं जिनका वितरण पृथ्वी तल पर विद्यमान है और इनके अस्तित्व में जो बदलाव आते रहे हैं वर्तमान में जो महाद्वीप हैं इन्हें महाद्वीप और महासागर हैं इन्हें प्रारंभिक स्थल रूप भी माना जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद। तो ये जो महाद्वीप और महासागर हैं ये बने कैसे हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके कोई ऐसे साक्ष्य तो नहीं हैं कि जिनके जो बिल्कुल जिससे ये क्लियर हो जाए कि इस प्रकार से बने हैं, परंतु वैज्ञानिकों ने विचारकों ने जब इनकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं दी, कार्य किया, तो उसके मुताबिक कई विचार सामने आए और समय के साथ साथ उन विचारों में भी जैसे जैसे ज्ञान की बढ़ोतरी होती गई, जानकारी की बढ़ोतरी होती गई, तो कुछ विचार नकारे गए और नए विचार और सामने आए और उन्हें मान्यता मिली। इन महाद्वीप और महासागरों के जो वितरण को अगर हम देखें, अंध महासागर को देखिए। अंध महासागर के दोनों ओर, पूरब की ओर उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका और पश्चिम की ओर दक्षिण में दक्षिण अमेरिका और उत्तर में उत्तरी अमेरिका। इनकी जो तट रेखाएं हैं इनमें बहुत सारी समानताएं देखने को मिल रही है आपको इस मानचित्र में, और इन्हीं समानताओं के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने उत्तरी और दक्षिण अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों को एक साथ जुड़े होने की भी संभावना व्यक्त की। सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम आर्टेलियस ने ही इस संभावना को सबसे पहले व्यक्त किया कि जो इनमें ये समानता है, इस समानता के कारण कहीं ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए तो नहीं थे। एंटोनिया पेलेग्रिनी नामक मानचित्रकार ने एक मानचित्र बनाया जिसमें चारों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया और इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर के सन 1912 में जर्मन के एक ऋतु विज्ञानवेत्ता हुए हैं अल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने इन उपरोक्त अब्राहम आर्टेलियस और एंटोनिया पेलेग्रिनी इनके विचारों से प्रभावित होकर के इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अर्थात महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अर्थात जो महाद्वीप हैं ये विस्थापित हुए हैं, ये बने हैं, ये जिस स्थिति में आज हैं, जहाँ ये आज पहुँचे हुए हैं, ये वहाँ उत्पन्न नहीं हुए हैं, वहाँ ये
प्रभावित होकर पहुँचे हैं, इस प्रकार के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। तो वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इस सिद्धांत को काफ़ी लंबे समय तक मान्यता मिली। 1912 में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वास्तव में अल्फ्रेड वैगनर एक ऋतु विज्ञानवेता थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, और जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में क्लाइमेट का अध्ययन कर रहे थे। क्लाइमेट का अध्ययन करते करते जब इन्होंने देखा कि बहुत सारे दुनिया के ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज इस प्रकार के निक्षेप मिले हैं, चट्टानों में इस प्रकार के अवशेष मिले हैं कि वहाँ हजारों वर्षों तक बर्फ़ का जमाव रहा है। और अगर हम उन क्षेत्रों की स्थिति को आज देखें तो वहाँ पर आज बर्फ़ का जमाव नहीं है, परंतु वो कई लाखों कई करोड़ों साल तक बर्फ़ के नीचे ढके रहे हैं और आज वहाँ नहीं है। तो अल्फ्रेड वैगनर दो निष्कर्ष पर पहुँचे कि या तो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के धरातल के ऊपर जलवायु कटिबंध बदले हैं, और या पृथ्वी के धरातल के ऊपर महाद्वीप आज जहाँ हैं वो वहाँ नहीं थे, वो कहीं और जगह से वहाँ तक पहुँचे हैं और इस प्रकार से वो विस्थापित हुए हैं, अर्थात वो प्रभावित हुए हैं। ऋतु वैज्ञानिक होने के कारण जो तो जलवायु कटिबंध है उनका पृथ्वी तल पर बदलना असंभव है, और केवल संभावना इन बातों की है कि महाद्वीप का निर्माण या उन स्थानों में ही हुआ है जहां वो आज है, या फिर वो अन्य स्थानों से वहां तक पहुंचे हैं। तो इस असमंजस की स्थिति में वैगनर महोदय ने अपने से पहले विद्वानों के विचारों को और आगे बढ़ाते हुए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के मुताबिक अल्फ्रेड वैगनर ने ये माना कि पैलेयोजिक महाकल्प में सारे महाद्वीप परस्पर जुड़े हुए थे, और इसी परिकल्पित विशाल महाद्वीप को उन्होंने पैंजिया नाम दिया। अर्थात जितने भी महाद्वीप आज हैं ये सारे परस्पर आपस में जुड़े हुए थे, और पैलेयोजिक काल में एक ही महाद्वीप हुआ करता था और उस महाद्वीप का नाम था पैंजिया। पैंजिया का शाब्दिक अर्थ भी होता है संपूर्ण पृथ्वी, और इस प्रकार से पैंजिया के चारों ओर एक बड़ा महासागर था, उसका नाम था पैंथालस। पैंजिया महाद्वीप दो खंडों में विभक्त था। उत्तरी भाग इसका लॉरेशियन और दक्षिणी भाग इसका गोंडवाना। लॉरेशियन और गोंडवाना क्षेत्र के बीच में एक टेथिस सागर था जो कि खुले में पैंथालस सागर का ही हिस्सा था। अर्थात ये महाद्वीप दो खंडों में विभक्त था, पूरी तरह से बटा हुआ नहीं था। तो इस प्रकार से मेसोजोइक युग में पैंथालस महासागर के जो टेथिस सागर है ये उथला हुआ सागर था, और ऐसा माना जाता है कि जो लॉरेशियन खंड है, इस खंड से वर्तमान के जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, इन महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और टेथिस सागर के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण अमेरिका के प्रदेश थे।
जिन्हें सम्मिलित रूप में गोंडवाना खंड कहा जाता है। तो मेसोजोइक युग तक भी ये स्थिति थी। वैगनर का विश्वास है कि पैंजिया महाद्वीप कार्बन कल्प तक परस्पर जुड़ा हुआ था और लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले ये टूटकर बहने लगा। इसके अनुसार पैंजिया हल्के पदार्थ साइल और महासागर भारी पदार्थ साइमा द्वारा निर्मित थे और हल्के पदार्थ से बना हुआ पैंजिया स्थलखंड साइमा में इस प्रकार से तैर रहा था जैसे कि जल में हिम तैरता है। वैगनर के अनुसार पैंजिया महाद्वीप खंडित होकर विश्वतरेखीय और पश्चिम दिशा की ओर बहने लगा। आप अगले चित्र में देख सकते हैं 30 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया के विखंडित होने से इसके जो उत्तर में लॉरेशियन खंड लॉरेशियन जो हिस्सा है वो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया इन खंडों में बट गया और जो गोंडवाना खंड था वो दक्षिण में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारतीय प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका इन खंडों में विभक्त हो गया। और इस प्रकार से ये खंड अलग अलग बनने के बाद ये, जैसा आपको अभी बताया कि वैगनर के अनुसार पैंजिया महाद्वीप खंडित होकर विषुवत रेखा तथा पश्चिम दिशा में बहने लगा और इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर एक महाद्वीप खंडित होकर के कई खंडों में विभक्त होकर के इसके जो खंड है वो आंतरिक साइमा परत के ऊपर, जैसे पानी में बर्फ़ तैरता है या बर्फ़ पानी के ऊपर पानी के अंदर की धाराओं के अनुसार ऊपर चलता जाता है, उसी प्रकार से ये महाद्वीपों के खंड भी विभिन्न दिशाओं की ओर धीमी गति से चलते रहे और इस प्रकार से ये विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ते हुए आज की वर्तमान महाद्वीपों की स्थिति तक पहुँचे हैं। ऐसा वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है, माना गया है। और इस प्रकार से वैगनर महोदय ने अपने इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में कई तर्क भी दिए हैं। अगर हम उन तर्कों को देखते हैं तो काफ़ी हद तक वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वास्तविक प्रतीत होता है। यहाँ आप देख सकते हैं अल्फ्रेड वैगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को अलग अलग चित्रों के माध्यम से, मानचित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। पैंजिया वाली स्थिति और उसके बाद लॉरेशियन और गोंडवाना खंड जब अलग अलग हुए और उसके बाद लॉरेशियन खंड विभिन्न खंडों में बंट करके विभिन्न दिशाओं की ओर जाते हुए और इसी प्रकार से गोंडवाना खंड और वर्तमान में जो स्थिति है पृथ्वी के ऊपर महाद्वीपों की, ये किस प्रकार से बनी वो आप देख सकते हैं। इसी कड़ी में आगे महाद्वीप इसी के जो साक्ष्य दिए हैं, सबसे पहला साक्ष्य है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में जिग्सा फिट साम्य स्थापना। इस साम्य स्थापना के सिद्धांत में आप देख सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव की ओर कौन कौन से महाद्वीप थे, अर्थात जो गोंडवाना खंड था इसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारतीय प्रायद्वीप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इसी प्रकार से जो उत्तर के खंड हैं उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये खंड इसके अंतर्गत है। तो लॉरेशियन खंड और गोंडवाना खंड इस प्रकार से जुड़े हुए थे और जब ये टूट करके अलग अलग हुए और विभिन्न दिशाओं में गए तो आज जो महाद्वीप है वो इन्हीं के ही हिस्से हैं। और ऐसा विश्व मानचित्र पर देखा भी जा सकता है। आप इससे पूर्व विश्व का जो मानचित्र है, यहाँ उत्तरी अमेरिका,
दक्षिण अमेरिका का जो ये ब्राज़ील का पठार है, ये यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ गिनी की खाड़ी में अगर हम इनको मिलाएं तो मिल जाता है। अफ्रीका का ये उत्तरी पश्चिमी भाग ये यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य अटलांटिक महासागर वाले खाली हिस्से में, और ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अर्थात ये इन खंडों को अगर हम मिलाएं तो ये एक दूसरे में मिल जाते हैं। और यही एक सबसे बड़ा साक्ष्य ये साबित करता है कि महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इसके अलावा पर्वत श्रेणियों की एकता, चट्टानों की समानता से आप देख रहे हैं यहाँ पे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में चट्टानों की जो समानता है, वो अगर इन दोनों खंडों को हम मिलाते हैं तो दोनों खंडों की चट्टानें एक दूसरे में इस प्रकार से मिल जाती है, और बाद में इन खंडों के अलग अलग होने से ये चट्टानों एक दूसरे से दूर हो गई, परंतु मिलाने पर ये एक दूसरे के साथ ही है। इसके अलावा प्लेसर निक्षेप, जिस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में घाना के तट पर स्वर्ण की शिराएं हैं, उसी प्रकार से ब्राज़ील के पठार में भी आगे इसी प्रकार की स्वर्ण निक्षेप जो ब्राज़ील के पठार में भी देखी जा सकती है, पाई गई हैं। तो ये धाराएं जब ये महाद्वीप जुड़े हुए थे तो उस समय से बंधी हुई है। टेलाइट निक्षेप में आप देख सकते हैं कि जब दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया ये जुड़े हुए थे और ये बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र था, तो बाद में ये अलग अलग हो गए। तो अंटार्कटिका के साथ लगते हुए दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया के वो क्षेत्र जहाँ पर आज भी हिमानी निक्षेप मिलते हैं, परंतु आज यहाँ पर ग्लेशियर्स नहीं है, परंतु ग्लेशियर्स के निक्षेप आज भी इन क्षेत्रों में मिलते हैं। तो ये साबित करते हैं कि ये महाद्वीप जहाँ आज है वहाँ नहीं थे। इसके अलावा जीवाश्मों का जो वितरण है वो दोनों महाद्वीपों में, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इधर भारतीय प्रायद्वीप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जो वनस्पति है और यहाँ जो जीव जंतु है, जिस प्रकार से इनका यहाँ पर उत्पत्ति और विकास है, उसकी जो मैपिंग है, अगर हम उसको इन महाद्वीपों के साथ जोड़ के देखें तो ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल असमानांतर रेखाओं के द्वारा जोड़ी जाती है, जिससे ये साबित होता है कि किसी समय ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। और पूरा जलवायु प्रमाण, इसके ऊपर मैं पहले भी आप को बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि ये प्रमाण मिले हैं कि जलवायु जो कटिबंध है उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है और महाद्वीपों में परिवर्तन हुआ है, और महाद्वीपों के विभिन्न भागों में एक समान जलवायु आज हज़ारों किलोमीटर दूर के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, उस सिद्धांत के साक्ष्य में ये तर्क कि विभिन्न महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और जुड़ करके वो अलग हुए हैं, अलग होकर के वो प्रभावित हुए हैं एक दूसरे विभिन्न दिशाओं में। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है वो ये है कि जैसे ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में जो पीछे अध्ययन हुआ है 1870, 1917, 1823 में, इससे ये साबित हुआ है
कि जो ग्रीनलैंड का टापू है वो कनाडा की तरफ लगभग 35 गज प्रति वर्ष की दर से खिसक रहा है, सरक रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो इट मीन्स ये जो टापू है ग्रीनलैंड का, ये किसी समय इतिहास में यूरोप के उत्तरी क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से ये सभी जो साक्ष्य है बताते हैं कि सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और इनकी विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ एनसीईआरटी की बुक से मैंने कुछ टॉपिक कोड किए हैं, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। परंतु आज के दौर में अगर हम देखें तो वैगनर के इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। आलोचना सबसे पहले तो इस आधार पर हुई है कि जिस बल के द्वारा ये विभिन्न महाद्वीपों को प्रभावित होते हुए दिखा रहे हैं कि ध्रुवीय फ्लिंग बल और ज्वारीय बल, आज के वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि इन बलों के माध्यम से ये महाद्वीप प्रभावित नहीं हो सकते और इसलिए ये सिद्धांत गलत है। आज के दौर में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये सिद्धांत ही प्रचलन में है, प्रासंगिक हैं और महाद्वीप विस्थापन के संबंध में एक भिन्न व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से अल्फ्रेड वैगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है, इसके अनुसार सभी महाद्वीप भूखंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे, घिरे हुए, चारों तरफ एक महासागर से घिरे हुए थे। पेंजिया महाद्वीप, पैंथालस महासागर, 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया विभाजित होकर लॉरेशियन और गोंडवाना लैंड नामक दो भूखंडों से विभक्त हुआ और बाद में एक खंड आज विभिन्न दिशाओं में प्रभावित होकर के महाद्वीपों के रूप में स्थापित हो गए हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और इसके पक्ष में ये विभिन्न तर्क, उम्मीद है कि आप सबने इन्हें बहुत गौर से और ध्यान से सुना है और इनको आप समझेंगे और ये अपनी इस जानकारी को और आगे बढ़ाएंगे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये सर्वमान्य सिद्धांत है आज के दौर में। तो इस प्रकार से ये जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होगी, इसी उम्मीद के साथ आप सब विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में आप संयम बनाए रखें और अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें और नियमित रूप से इन क्लासेस को अटेंड करते रहें। धन्यवाद।